फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है ना, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये चीज़ें एकदम श्योर है। तो इसके बाद अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बस मेरा ये सेशन देखिए, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, विश्वास रखिए। मैंने इसके पहले 2 पार्ट करा रखा है पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट जो कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की क्षमताओं का विकास है आपके फोर्थ सेमेस्टर का। तो ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का मैंने 2 पार्ट कराया। 2 पार्ट में जितने भी पवन सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। और इस सेशन में मैं आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाला हूँ। अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी जो होगा वो आपका 1 से 2 पार्ट में कवर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाला है। तो जो आपको फर्स्ट प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है कि विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए विस्तारित रूप में क्या लिखा है, 5000 लिखा है, 800 लिखा है, 60 लिखा है और 9 लिखा है। तो इसको अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5869। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर इसको एक्सप्लोर करने को देगा तो आपको ऐसे करके देना होगा स्थानीय मान के रूप में, और इसको ऐड करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रखा है कि आपका हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन अभी आपको अगले जो भी आपके अगले पेपर मिलेंगे 2022 वगैरह का, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये चीज़ें ध्यान में रखा तो हो सकता है आपके नेक्स्ट ईयर में भी आ जाए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए, जो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग होते हैं वो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, लिपियाँ होती हैं और ध्वनि होता है तथा वाक्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ ये जो वर्ड शब्द हैं ये है क्या, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। देखिए, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होता है। वर्ड जो होता है ना, कि वर्ड को अगर हम बेसिकली परिभाषा की बात करें तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ड होता है, या फिर अगर हम कहें तो वर्ड जो होता है ना, वो वह मूल ध्वनि होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ड का ही एक और रूप है जिसको कि हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम है जिसको हम ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि जो होता है वो वर्ड का मौखिक रूप होता है और जो वर्ड होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है, जैसे कि समझिए, अगर हम किसी वर्ड को ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, ये वर्ड हो गया। लेकिन जब हम बोल रहे हैं आ, तो ये क्या है, ध्वनि है। ठीक है, तो ये वर्ड और ध्वनि में बेसिकली अंतर होता है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आपके ध्वनि। देखिए, हाँ, एक चीज़ और, जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड में बेसिकली हमारे जो भी हमारे वर्ड होते हैं, जैसे आ ई, जो भी मतलब हमारे जितने भी स्वर होते हैं, और हमारा जो व्यंजन का मूल रूप होता है। देखिए, व्यंजन का मूल रूप क्या है, व्यंजन का मूल रूप वो होता है जिसके नीचे हलंत लगा रहता है। हलंत का हम उच्चारण नहीं कर सकते, ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यंजन को क्या करते हैं, स्वर की सहायता से बोलते हैं। अगर आप नहीं विश्वास करते तो आप बोल के देखिए, क्या आप इस क का उच्चारण कर सकते हैं, क क क। देखो, मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे साथ क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है। लेकिन अगर आपको इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना है तो आप नहीं कर पाएंगे बिना स्वर के सहायता से। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यंजन का मूल रूप होता है, और यही जो मूल रूप होता है ना, इसी को हम वर्ड कहते हैं। मतलब हमारे जितने भी स्वर होते हैं और हमारे व्यंजन का मूल रूप वो क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक इसके विपरीत अगर हम अक्षर की बात करें, जो कि अक्षर भी कई बार पूछा जाता है कि अक्षर क्या होता है, तो अक्षर वो होता है जिसको हम एक आघात में उच्चारित कर सकें। ऐसा वर्ड जिसको कि हम एक आघात में उच्चारित कर सकें, जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, अक्षर है। जैसे कि हमने कहा क, इसमें देखिए क धन अ छिपा है। आपने पढ़ा क धन अ है, लेकिन हम एक आघात में इसका उच्चारण कर ले रहे हैं ना, एक आघात में इसका उच्चारण कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अक्षर हो गया। कहने का मतलब जितने भी हमारे स्वर होते हैं और स्वर सहित व्यंजन होते हैं। देखिए, ये क्या है, ये स्वर सहित व्यंजन है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये क्या है, ये स्वर सहित व्यंजन है ना। तो जितने भी हमारे स्वर हैं, स्वर को भी देखिए, अगर हम स्वर की बात करें तो जो
आ, ये सभी एक आघात में उच्चारित कर ले रहे हैं ना, तो ये भी हमारे अक्षर हैं, प्लस हमारे स्वर सहित होते हैं जो, वो भी हमारे क्या है, अक्षर हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको समझाऊं तो आप देखिए, थोड़ा आपका और भी डाउट जो होगा वो क्लियर होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि माता, अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ माता और आपसे पूछूं कि इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, तो आप क्या बताएंगे? अगर देखिए हम माता की बात करें तो माता में क्या है ना, माता को अगर हम थोड़ा वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा, म धन आ धन त और धन आ, यही होगा। अब देखिए इसमें वर्ण की बात करें तो वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ण हैं। लेकिन अगर हम अक्षर की बात करें तो अक्षर क्या है, ये माँ एक अक्षर है, ता एक अक्षर है, तो कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर। तो समझ रहे हैं, तो जो हमारे वर्ण होते हैं वो वर्ण क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और जो हमारे व्यंजन का मूल रूप होता है वो हमारा वर्ण होता है। जबकि अक्षर जो होता है, अक्षर हमारा जो हमारे स्वर के साथ होते हैं वो होते हैं, और स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझा। आपको पता होगा कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण की मेल से क्या बनता है, अक्षर बनता है, और अक्षरों की मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों की मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी में आप देख रहे होंगे कि इसी में लिपि की बात हुई है। तो लिपि क्या होता है, किसी वर्ड की जो लिखने का तरीका होता है ना, वही लिपि होती है। जैसे कि हमने अ लिखा, तो ये जो टाइटल है जिसको कि हम इसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं, आपको पता है देवनागरी लिपि होता है। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, यही क्या है, लिपि है। जैसे कि हम ABCD लिखें तो ये क्या है, ये रोमन लिपि है। तो जो लिखने का वे ऑफ राइटिंग होता है वही क्या होता है, लिपि होती है। ठीक है, हमने ध्वनि के बारे में आपको बताया ही कि वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो ध्वनि होता है। वाक्य क्या होता है, शब्दों के मेल से जो बनता है वो क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी आपके वर्णमाला में जो आपके पूछे जाते हैं हिंदी का भाग के बारे में, और ये प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, तो होप सो आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए विकारी और अभिकारी शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभिकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है अव्यय शब्द क्या होता है, तो ये अव्यय शब्द को ही अभिकारी शब्द कहते हैं। इसमें देखिए क्या है कि जिन वाक्यों के प्रयोग के कारण रूप न बदल सके अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम इसका डेफिनेशन अगर बताएं अपने शब्दों में, तो जो शब्द लिंग वचन कारक काल से अप्रभावित रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि जहाँ हो गया, तहाँ हो गया, धीरे हो गया, इन सब को क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे? नहीं कर सकते ना। तो ये सब क्या हो गए, अव्यय हो गए। अव्यय के बेसिकली 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मय आदि बोधक होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। देखिए स्वर के बारे में मैंने जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रखा था तो बता रखा था कि स्वर का पार्ट कितना होता है, स्वर कौन से मूल स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ स्वर होते हैं। तो होप सो आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था वो सब, तो आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या होता है, उच्चारण में 2 मात्राओं का समय, जैसे कि आ, ई, अ दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, लघु स्वर है, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा अनुनासिक स्वर की परिभाषा। देखिए अनुनासिक स्वर की परिभाषा की अगर बात करें तो अनुनासिक स्वर इन स्वरों को उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका में भी बाहर निकलती है। इसके लिए जो चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे कि संवाद हो गया, उंगली हो गया, पूंछ हो गया, बूंदे हो गया, चौंक हो गया, गूंगा हो गया, ये सब क्या है, अनुनासिक हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए अनुनासिक शब्द में आपके जो नाक से बोले जाते हैं वही शब्द क्या होते हैं, अनुनासिक। जैसे कि इंगवणना नाम नासिका च, तो जो आपके पंचमाक्षर होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं वर्णमाला के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा है कि सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। देखिए सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10
12, 14, 16 ये सब क्या हैं, सम संख्या हैं। ठीक है, जबकि विषम संख्या जिसको कि ऑड नंबर कहते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 13, 19, 17 ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि जो हमारा सूत्रलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी 2023 के चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। श्रुतलेख नाम से ही स्पष्ट है कि श्रुतलेख मतलब जिसको हम सुनकर लिखें। तो जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है तो प्रतिलिपि भी लिख जा सकता है। ठीक है, तो उस लेख को हम क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जब सुन के लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। जबकि सुलेख क्या होता है, सुंदर लेख होता है। सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगने से बनता है। इसका अर्थ है कि सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। ठीक है, भाषा शिक्षक को प्रारंभ से ही सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बालक प्रारंभ से ही सुंदर लेख लिखता है उसका आगे चलकर हस्तलेख बड़ा ही सुंदर तथा आकर्षक होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था श्रुतलेख और सुलेख में, ये लघुत्तरी में भी आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमरूद, देखिए यहाँ गया 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चों को कितने अमरूद मिलेंगे। देखिए अगर टोटल 64 अमरूद हैं और बांटे कितने गए, 4 बच्चों में, तो 4 भागे 64 कर दीजिए, तो 4 1 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। तो प्रत्येक बच्चों को कितना अमरूद मिलेगा, 16 अमरूद मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। देखिए अवरोही आरोही के बारे में मैंने बहुत बताया था आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा था। अवरोही क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आप छत की सीढ़ी से उतरते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर उससे नीचे वाली पे, फिर उससे नीचे वाली पे, फिर उससे नीचे वाली पे, ऐसे ही तो उतरते हैं। तो यही क्रम होता है अवरोही का। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, ये क्रम होता है। ठीक है, ये मैं लिखने के तरीके में आप मत जाइएगा, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लिखेंगे तो ऐसे क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये क्या होगा आपका अवरोही क्रम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी गया होगा कि अवरोही क्रम बड़ी संख्या पहले से तथा बाद में घटती संख्या होती हैं, जैसे कि 50, 32, 26, 19, 17, 13। ठीक है, ये क्या है, अवरोही क्रम है। जबकि आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, इसमें सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो आरोही क्रम, उतरते हैं तो अवरोही क्रम। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, कभी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है कि 2023 में ये भी पूछा गया कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग का विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आप लोग लिख सकते हैं और ये चीज़ें बहुत बार पूछा भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि हमारा अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए अंधकार का जो समानार्थी शब्द होता है, अंधकार होता है, तम होता है, अंधेरा होता है, तमस होता है, तिमिर होता है, ये सब क्या है, अंधकार के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के बेसिकली 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कभी कभी आपसे लघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, तो आप इन्हीं 6 को लिख के इनका एक एक लाइन का परिभाषा लिख देंगे तो आपका 2 नंबर पूरा हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है कि संख्या जो है 65, 34, 2 में 2 व 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अगर देखिए हम 65, 34, 2 में भाग देंगे तो भागफल 933 और हमारा जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए अभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, तो भाग का नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपके बेसिक तैयार होंगे तो बहुत ईजी से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि हमारा जो संख्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संख्या 65, 34, 2 एवं 28, 44, 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो 2 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और हमारा जो देखिए यहाँ पे क्या है 4 3 7 हो जाएगा, 8 5
13 हो जाएगा और 6 2 8 1 9 हो जाएगा। तो 93 78 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनती कर सकते हैं वे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम नियम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से लेके कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक होती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके 2023 के प्रश्न। अब स्टार्ट होते हैं 2022 के प्रश्न। 2022 में आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भाषा के प्रमुख अंग कौन से हैं। देखिए भाषा के प्रमुख अंग देखिए अभी आपके 23 में भी पूछा गया था और आपके 22 में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर्ण, शब्द, लिपि, ध्वनि, वाक्य, ये सब क्या है, भाषा के क्या है, अंग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि पठन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए पठन का 2 उद्देश्य क्या है कि ज्ञानोपार्जन, सामाजिक उपयोगिता, समाचारों को जानने में सहायता, शिक्षा प्राप्ति में सहायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आपके पूछा गया था वो क्या था कि हलंत किसे कहते हैं। देखिए हलंत क्या होता है, हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का अत्यंत महत्व है। हिंदी के छात्रों को हलंत का ज्ञान होना जरूरी है। हलंत के आशय हैं स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या है, हलंत है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें स्वर नहीं है। अगर हम इस ढंग से लिखते इसी को हम व्यंजन का मूल रूप भी कहते हैं, जिसमें स्वर ना हो वही क्या होता है, व्यंजन का मूल रूप। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं लेकिन स्वर नहीं होता तो ये क्या होता है, मूल रूप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 2022 में आपके पूछा गया था वो क्या था कि अयोगवाह किसे कहते हैं। देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं, मैं अयोगवाह के संबंध में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। अयोग देखिए अ धन योग धन वाह, यही से मिलके बना है आपका अयोगवाह। तो यहाँ पे क्या होता है, अ के योग से वाह का मतलब होता है वाहन करने वाला। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा की बात करें तो वे वर्ण जो अ के योग से बने हों किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हों अयोगवाह कहलाते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या होती है वो 11 होती है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप 13 कहेंगे। क्योंकि देखिए जो अंग और अह होता है ना, जिसको कि हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं, ये अंग और अह 2 होते हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं स्वर में। लेकिन जैसे कि देखिए अगर आप समझिए कि स्वर क्या होते हैं, जो एक स्वर वही होते हैं जो स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो स्वतंत्र रूप में ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, अंग जो है अ धन, अगर हम अंग की बात करें तो ये अ की सहायता से ही तो बोला जा रहा है। तो जब हम स्वर में इसका यूज करते हैं तो ये व्यंजन के रूप में यूज होता है, समझ रहे हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्णों को ही तो व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ की सहायता से अंग बोला जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्यंजन हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे देखिए अह की अगर बात करें, जो विसर्ग है यह भी क्या है, अ धन विसर्ग ये होता है, ये भी अ की सहायता से बोले जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब ये स्वर में यूज होते हैं तो व्यंजन के रूप में यूज होते हैं, लेकिन जब हम व्यंजन में आते हैं, जैसे कि देखिए कंग, अगर हम लिखिए कंग कह, तो यहाँ पे अगर हम देखिए हम समझाते हैं, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कंग और यहाँ पे लिखते हैं कह, तो यहाँ पे देखिए क धन, ये जो अंग लग रहा है, ये देखिए ये व्यंजन का कार्य कर रहे हैं। देखिए जब हम इसमें वर्ण में लगा रहे हैं तो ये व्यंजन स्वर का काम कर रहा है, इसके लिए व्यंजन के लिए। लेकिन जब ये व्यंजन में यूज हो रहा है तो ये खुद देखिए अ धन अंग व्यंजन के रूप में यूज, मतलब व्यंजन के रूप में इसका यूज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए जब ये स्वर में आ रहा है तो अंग मिल के क्या हो रहा है कि अंग बन रहा है, और जब ये हमारे व्यंजन में यूज हो रहा है, वर्ण में यूज हो रहा है, तो ये एक किसके स्वर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए देखिए न तो ये स्वर में स्टेबल हो पा रहा है, न ये व्यंजन में स्टेबल हो पा रहा है। इसीलिए हम कहते क्या हैं कि इसको हम एक अलग कैटेगरी देते हैं जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, किस लिए हम अयोगवाह को अलग किए हैं, आपको समझ में आया। इसीलिए हम क्या किए कि वर्णमाला में से अयोगवाह को अलग किए हैं। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आप 13 कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि समास किसे कहते हैं। ठीक है,
समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास के बारे में आपको पूछा जाता है 1 नंबर में, तो आप इतना अगर लिख देंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? सफिशियंट हो जाएगा। बाकी समास का ढेर सारा पार्ट वगैरह भी होता है, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा वो चीज़ें आपको कहाँ लिखना होगा? अति लघु उत्तरी में नहीं लिखना होगा, आपको वो लिखना होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। ठीक है, तो अगर देखिए समास की बात करें तो समास का जो है इसमें समास विग्रह होता है, समस्त पद होते हैं, पूर्व पद होते हैं, उत्तर पद होते हैं। ये सब अगर आपके आगे मिलते हैं तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि 2022 में पूछा गया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर की बात करें, जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसको ही हम मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अ, ई, उ और ऋषि भी ह्रस्व स्वर के अंदर ही कंक्लूड किया जाता है। तो टोटल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देखिए, हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है, मैंने आपको बताया, और ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी? हंसी, चाँद, पाँच, मुँह, ये सब क्या है? अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक वही होती है जो नाक से बोला जाए। ठीक है, जैसे इंगमणा नाम नासिका च, तो जो हमारे वर्णमाला के पंचमाक्षर होते हैं वो सारे नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ड होते हैं। तो और हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर में जो अंग होता है, ये क्या होता है? अनुनासिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि गणित के अवयवों के नाम लिखिए। तो गणित के अवयव हैं, बीजगणित है, रेखा गणित है, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स, जियोमेट्री और अलजेब्रा। ये सब क्या है? ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अवयव उच्चारण के कारण बताइए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम अवयव एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कर रखा कि अशुद्धि उच्चारण के कारण बताइए। तो जो अशुद्ध उच्चारण के कारण है वो कौन कौन से हो सकते हैं? अशुद्ध उच्चारण के प्रायः निम्न कारण हो सकते हैं। हमारे ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना, ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना, ध्वनि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, हकलाना या तुतलाना, कम सुनना। ठीक है, और हमारे जो मात्रात्मक अबोध होता है, मात्रा का पूर्ण ज्ञान न होना भी क्या होता है? अशुद्ध उच्चारण का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की परिभाषा लिखिए। देखिए, ध्वनि की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की जो परिभाषा होती है, वर्ड का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। जैसे हम अ को अगर लिखते हैं तो ये वर्ड हो जाता है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? ध्वनि हो जाती है। तो देखिए क्या लिखा गया इसमें, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया कि ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को वर्ड कहते हैं। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रश्न अभी आपके 2022 के चल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा आप। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन जब दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है, वर्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग। अन्य शब्दों में जब हम एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि छत, तरंग, ज्ञा, स्र से परिचित होंगे। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और इनका कभी कभी पूछ लेता है कि इनका वर्ण विच्छेद भी पूछ लेता है, तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रखा है कि श्रुतलेख क्या है, इसका महत्व बताइए। देखिए, श्रुतलेख, देखिए सारे रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था और अभी फिर से पूछ लिया गया। अब देखिए, श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख जिसको हम सुन के लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? श्रुतलेख जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्या कर रखा है कि आरोही क्रम को उदाहरण सहित समझाइए।
देखिए अभी अवरोही क्रम पूछा था, अब आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं वो क्या होता है, आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये क्या होता है, आरोही क्रम होता है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को इसी क्रम में, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2022 का आपका लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि 889 के सभी अंकों का स्थानीय मान। देखिए 889 के अंकों का स्थानीय मान पूछा है, तो इसके अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो देखिए 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1 हो जाएगा। जबकि हम 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 गुणे 10 हो जाएगा, जबकि 80 आ जाएगा। और फिर 8 के स्थानीय मान का बात करें तो 8 गुणे 100, जिसको कि हम 800 कहते हैं। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, स्थानीय मान हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 2021 के प्रश्न पे। देखिए इस क्रम में ना आपके जो 2023-22 के प्रश्न हो चुके हैं, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, बस चीज़ों को सुनते रहिए। बस अगर आप एक बार सुन भी लिए ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक आपका तैयार है कि आप चीज़ों को देख के आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा 1 2 3 4 की बातें हैं, तो होप सो बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है कि भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। देखिए भाषाई कौशल के जो प्रकार है ना, वो श्रवण है, लेखन है, पठन है तथा वाचन है। ये सब क्या है, भाषाई कौशल के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि सुलेख का महत्व लिखिए। देखिए अभी आपने 2023 में ये प्रश्न देखा था कि सुलेख का महत्व क्या होता है। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखना। ठीक है, सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ से सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर भी वह क्या होता है, बहुत ही सुंदर लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए। तो अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द क्या हो सकते हैं, प्रिय हो सकता है, अनुज हो सकता है, चिरंजीवी हो सकता है, शुभाकांक्षी हो सकता है। ठीक है, आशीर्वाद के रूप में आप जो भी उसको कह सकते हैं वो क्या होता है, स्नेहपूर्वक होता है। भैया बोलते हैं, आओ बैठो, आप बोलते हैं, तो ये सब क्या है, उसको स्नेहपूर्ण ही शब्द हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अव्यय को सुधारण समझाइए। देखिए अव्यय को ही हम अभिकारी शब्द कहते हैं। अभी आपने पढ़ा, अभी यहाँ पे अव्यय पूछ लिया। ठीक है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द भी कहा जा सकता है। जैसे कि जहाँ, तहाँ, इधर, उधर, आज, कल, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, कब तक, कहाँ तक इत्यादि, ये सब क्या है, अव्यय या अभिकारी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, आपने देखा है, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या रखा है, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द लिखिए ना। तो हंसी, चांद, 5, मुंह, गूंगा, और हमारा जो लंगड़ा, जो भी हम नाक से बोलते हैं वो सब क्या होता है, अनुनासिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित लिखिए। देखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। ठीक है, अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती हैं, ओ, औ, ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में तो वो चीज़ें आपको लिख लेना है। अगर आपने पढ़ा है तो वो चीज़ें क्या करना है कि आपको वो बस सुनते चलना है। अगर आप चीज़ों को सुनते चलेंगे ना तो भी आपकी जो बहुत सारी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए संयुक्त स्वर पूछा है तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ए होता है, ए होता है, और हमारा जो यहाँ पे होता है ओ होता है, और औ होता है। ये सब क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अब मैं बता देता हूँ ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं। देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए जो है अ और ई से मिलकर बना होता है, और जो हमारा ए होता है
अय होता है वो अ और अधन ऐ से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अगर हम ओ की बात करें तो जो हमारा ओ है वो किससे मिलकर बना है? ओ जो है अधन ऊ से मिलकर बना होता है। और अगर हम औ की बात करें तो औ किससे मिलकर बना है? अधन ओ से। ठीक है, तो ये हमारे 4 संयुक्त स्वर हैं ए ऐ ओ औ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जिसको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो ये 3 दिया है, एक और होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। हमारा जो ए नहीं दिया, ठीक है, ये क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। अब विच्छेद सहित मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे विच्छेद सहित नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। देखिए, राम ने रावण को मारा, तो रावण राम के द्वारा मारा गया, ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रखा कि लिखना सीखने की पद्धति को बताइए। देखिए, लिखना और सिखाने की जो पद्धति होता है उसको बताने को कहा गया। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी पद्धति, रूपरेखा, अनुकरण पद्धति, और जो अनुकरण विधि होती, मनोवैज्ञानिक विधि होती है, चित्र विधि होती है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली होती है, जेकार्ट विधि होती है, ये सब क्या है? लिखने और सिखाने की पद्धति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए। देखिए, पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह को समावेश नहीं होता है तब तक उसमें सार्थक उत्पन्न नहीं होती है, और न ही पाठ्यवस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। पाठ्यवस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का जो मूल तत्व है आरोह अवरोह है। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान न रखते हुए पठन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्नि के 4 पर्यायवाची पूछा है, तो जो हमारा अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल होता है, आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, अनिल होता है, ये सब क्या है? हमारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो घटाने से क्या आशय है? तो एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। घटाना जोड़ का विलोम उल्टा क्रिया होता है। ठीक है, देखिए कितने इजी प्रश्न पूछे गए आपके 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? तो गणित की शिक्षा में संख्याबोध का अर्थ है संख्याओं का अंतः प्रज्ञात्मक समझ या बोध। संख्याओं के बोध में संख्याएं, उनका परिमाण, उनका परस्पर संबंध, छोटा बड़ा आदि तथा उन पर संक्रियाएं करने में वे कैसे प्रभावित होते हैं आदि सभी चीज़ें क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि किसी संख्या के भाजक 9 है, भागफल 7 है तथा शेषफल 6 है, तो भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो हमारा देखिए भाजक कितना दिया है? 9 दिया है, और भागफल कितना दिया है? 7 दिया है, और शेषफल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या? 9 सत्ते 63 होता है, 63 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रखा है कि किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 729 पुस्तकें हैं, 725 पुस्तकें आती हैं, तब 71, 99, 25 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारी की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो हम देखिए 71, 99, 25 को अगर हम 725 से भाग दे देंगे तो हमारा 993 क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग देखिए आप लोग देख लीजिएगा। तो इस ढंग से आप लोग का जो 2021 का प्रश्न है वो समाप्त हुआ। अब क्या होता है? अब 2020 का प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए 2020 के प्रश्न में क्या पूछा गया, यहाँ पे भी देखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो देखिए हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रमुख अंग, देखिए पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड मिल गया। सुनना, देखिए सुनना भाषा सीखने का प्रमुख तथा प्रथम अंग है। बच्चा सुनकर तथा पढ़कर भाषा सीखता है। भाषा कौशल के अंतर्गत जो होता है शुभोपली, शुभोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है
और मोहन खेल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे कि सोहन लिख रहा है और मोहन क्या कर रहा है कि पढ़ रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी शिक्षण बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने वाला तथा बालकों के मनोरंजन तथा आनंद का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो छात्रों में विचार, कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित करता है, उसको क्या कहते हैं हम, कहानी शिक्षण। देखिए, कहानी शिक्षण के माध्यम से बच्चे बहुत रुचिपूर्वक चीज़ों को सुनते हैं और उन्हें ज़्यादा समय तक याद रहता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, वो एकदम एकाग्रचित होकर, अगर आप कहानी बताएंगे ना तो बच्चे बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। तो इसलिए कहानी शिक्षण का जो हमारे शिक्षण में क्या है, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो हमारा क्या कर कि सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। तो सौभाग्य का जो विलोम शब्द होता है वो दुर्भाग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इकाई किसे कहते हैं, एक सी वस्तुओं के समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। इकाई मतलब होता है अकेला। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो अकेली हो उसको क्या कहते हैं हम, एक इकाई। जैसे कोई देखिए 10 वस्तु हैं, 10 वस्तु में से एक वस्तु को निकाल लें तो हम क्या कहेंगे कि यह समूह से क्या हुआ, अकेला हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, इकाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किसी स्थान पर है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये क्या होते हैं, इकाई अंक स्थानीय मान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगा कि सरल वाक्य। देखिए, अभी संयुक्त वाक्य पूछा था, अभी क्या पूछा है, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय हो, अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे कि सरिता स्कूल जा रही है, मोहन पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए 346 में स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जबकि 3 का क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रखा है कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को इसी क्रम में, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, जबकि अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। नेक्स्ट प्रश्न जो 2020 में आपके पूछा गया कि हंसपद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। देखिए, हंसपद क्या होता है, लिखते समय जब कोई अंश छूट जाता है तो वह हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह हंसपद लगाकर शब्द लिख दिए जाते हैं। जैसे कि आप लिखे हैं राम ने श्याम को तो पढ़ाया। ठीक है, अगर पढ़ाया, अगर आप को नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हंसपद लगाएंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, को। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रखा कि आकाश के 3 समानार्थी शब्द हैं। तो 3 समानार्थी शब्द आकाश का लिखना है तो गगन, नभ, अंबर, आसमान, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं की सहायता से किसी वस्तु को गिना जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक की संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2019 का स्टार्ट हो गया। तो 2019 में जो आपका पहला प्रश्न है ये क्या करके पठन से आपका क्या अभिप्राय है। तो पठन का जो शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पठन या वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है कि लेखन किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भाव एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, हम लेखन कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कर कि लेखन की अशुद्धियाँ क्या हैं।
तो लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, सिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप, वचन संबंधी दोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण की अशुद्धियाँ, ये सब क्या होती हैं? हमारे लेखन संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रखा कि आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? तो शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध क्या है? बहुत ही आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पठन कौशल के बाधक तत्व कौन से हैं? तो अतिशीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं? तो जो सिरारोग की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत वर्णन, विकृत आकार और विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां तथा अनुनासिक और अनुस्वार संबंधित त्रुटियां क्या होती हैं? हमारे लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जो हमारा विधानार्थक और निषेधार्थक, और हमारे जो होते हैं प्रश्नार्थक, और हमारे आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और इच्छार्थक, और हमारा जो होता है विषयार्थक वाक्य। ठीक है। तो इस ढंग से आपने अभी तक पढ़ा इतने सारे क्वेश्चन को, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के प्रश्नों को कराने वाला हूँ, क्योंकि देखिए 2 एक ही पार्ट कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे मैं उनको पूरा कवर अप करा लूँगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।